गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलोरीमेट्री कंप्लीट कर लिया था। वैसे मेजर बातें बता दी थी। एक बात या एक दो बातें एप्लीकेशन से रिलेटेड बताना था, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये छठा लेक्चर है हमारा थर्मल फिजिक्स का। कैलोरीमेट्री ख़त्म हो चुका है, उसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन यहाँ पे रह गया है। तो आप देख लीजिए कि पूरे चैप्टर में हमने जो है दो तरीके की चीज़ें सीखी हैं। एक तो जैसे हम अगर किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं, जो इस चैप्टर का मेन जो कॉन्सेप्ट था, अगर हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये फार्मूला हम यूज़ करते रहे, Q बराबर MS डेल्टा T। लेकिन इसके साथ ही हमने एक और कॉन्सेप्ट यूज़ किया जिसमें स्टेट चेंज का कॉन्सेप्ट था, यानी कि जो सब्सटेंस है सॉलिड या लिक्विड, वो इस कंडीशन में आ गया है कि अब अगर हम उसको हीट एनर्जी दें तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जैसे सॉलिड है वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया है, तो अब अगर हम उसको हीट एनर्जी देंगे तो वो क्या करेगा, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि वो मेल्ट करेगा, यानी क्या करेगा, स्टेट चेंज करेगा। तो स्टेट चेंज के दौरान जो हीट बॉडी लेगी उसके लिए हमने फार्मूला क्या बताया था? उसके लिए हमने फार्मूला बताया था Q बराबर ml। याद होगा आपको, चाहे वो स्टेट चेंज सॉलिड से लिक्विड हो, चाहे लिक्विड से वेपर हो, तो वहाँ पे ml यहाँ पे L जो है वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिक्विड से वेपर होने के लिए। उस बीच में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अब हम पूरी जो चीज़ है उसको अगर हम लोग समराइज कर दें, जैसे हमारे पास इस तरीके की सिचुएशन है, हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं, हीटिंग कर्व इसको कहते हैं। बेसिकली ये टेम्परेचर वेरिएशन का ग्राफ है कि किसी बॉडी को अगर हम हीट एनर्जी देते जाएं तो उसका टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा। ये ग्राफ हम वर्सेस T बना सकते हैं टाइम के साथ, या वर्सेस Q बना सकते हैं, यानी हम जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं, जैसे जैसे हीट देते जा रहे हैं तो वैसे वैसे टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहे हैं। या हम हीट कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं, हीट हम कांस्टेंट रेट से दे रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे कि टाइम के साथ उसका टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है। तो ये जरा सा देखिए, क्लियर है आपको डायग्राम बोर्ड पे? ठीक है। तो इसमें एक सब्सटेंस लिया जा रहा है, हम लोग आइस की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, नॉर्मल कंडीशन सारी हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सपोज करो हमने एक आइस ले लिया, आइस पीस ले लिया, जो भी उसका मास हो, डजंट मैटर, m मास। अब वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अगर अब हम इसको हीट देना शुरू करेंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम जब इसको हीट देना शुरू करेंगे तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है में रहते हुए उसका टेम्परेचर पहले बढ़ेगा, और वो कहां से कहां पहुंचेगा, -10 से पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस तक। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो वहां तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस बीच में जो वो हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा वो कौन सा फार्मूला होगा इन दोनों में से? जाहिर बात है टेम्परेचर चेंज वाला फार्मूला, दैट इज MS डेल्टा T। तो यहां से यहां तक इसने कितनी हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब की होगी, MS। S क्या है, आइस का। देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था वाटर की स्पेसिफिक हीट स्टैंडर्ड डेटा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से आइस फॉर्म में भी है ना, बताया था कि स्पेसिफिक हीट जो है वो स्टेट पे भी डिपेंड करती है। तो वाटर आइस फॉर्म में होगा, वाटर फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म में होगा, तीनों फॉर्म में स्पेसिफिक हीट उसकी अलग अलग होती है। तो वाटर फॉर्म में उसकी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन आइस फॉर्म में ये स्टैंडर्ड डेटा, इसको हमें यूज करना होगा, नहीं दिया होगा तो इसको यूज करना होगा। तो आइस फॉर्म में ये होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम, यानी आधा हो जाता है एक तरीके से। और स्टीम फॉर्म में है ना, स्टीम अगर स्टीम बन चुकी है तो स्टीम भी 100 डिग्री सेल्सियस के आगे स्टीम है, 101 में भी स्टीम हो सकती है, 102 में भी स्टीम हो सकती है। तो वहां पे अगर हम स्टीम को हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहां पे हमको उसकी स्पेसिफिक हीट यूज करना होगा, दैट इज 0.45। इसका यूज नहीं होता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया कुछ बुक्स में इसको 0.46 भी लिखते हैं। आप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 0.45 यूज कर लीजिएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैसे सच, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हमने आइस जो -10 डिग्री सेल्सियस था, पहले हमने उसको क्या दिया, हीट एनर्जी देना शुरू किया, तो क्या करेगा वो, पहले -10 से 0 पे जाएगा,
-n से 0 पे जाएगा और इस बीच में वो एनर्जी जो ऑब्जर्व करेगा दैट इज ms डेल्टा टी। मान लिया हमने कितना टेम्परेचर था उसका -10 से कहाँ गया 0, तो व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर 10, तो इतनी हीट ये ऑब्जर्व करेगा इतनी हीट ऑब्जर्व करेगा और अब वो बन चुका है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा अगर हम ग्राफ की बात करें, चलिए ग्राफ में हम बाद में आते हैं, पहले हम सारे प्रोसेस को पहले समझा दें कि हर एक प्रोसेस में हो क्या रहा, फिर हम ग्राफ में उसको देख लेंगे। ठीक है, अब ये आ चुका है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जाहिर सी बात है इसका मेल्टिंग पॉइंट पे आ चुका है और अगर फर्दर अब इसको हीट एनर्जी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा बल्कि ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा। तो यहां पे शुरू होगा प्रोसेस यानी स्टेट चेंज प्रोसेस, यहां पे प्रोसेस शुरू होगा स्टेट चेंज प्रोसेस दैट इज मेल्टिंग प्रोसेस, राइट। और जो भी हम हीट एनर्जी देंगे वो किस फार्मूले से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, डेफिनेटली वो ms डेल्टा टी फॉर्म से नहीं करेगा बल्कि Q बराबर ml फॉर्म, इस वाले फार्मूले से करेगा। तो Q बराबर ml फॉर्म, ये होगा आपका पहला प्रोसेस। ये चल रहा है दूसरा प्रोसेस स्टेट चेंज का प्रोसेस है, फ्यूजन का प्रोसेस चल रहा है, स्टेट चेंज में मेल्टिंग का प्रोसेस है और वो Q बराबर m LF की वैल्यू आपको पता है 80 कैलोरी पर ग्राम फॉर आइस, तो वो इस फार्मूले से हीट लेगा और इस तरीके से अब आप यहां पहुंच चुके हो। अब ये सारा आइस कन्वर्ट हो चुका है किसमें, वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब सारा बन चुका है वाटर, आपने कितनी एनर्जी दे दी उसको Q2, अब वाटर बन चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे और अगर इसी तरीके से हम उसको लगातार हीट देते रहेंगे तो अब क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। अब वाटर बन चुका है, अब ये टेम्परेचर चेंज वाला केस आएगा जहां पे उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ता जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस तक और ये एनर्जी किस फॉर्म मिलेगा, Q बराबर ms डेल्टा टी फॉर्म या ml फॉर्म, डेफिनेटली इट इज Q बराबर ms डेल्टा टी फॉर्म। और इस बार जो S यूज करोगे कौन सा होगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट आपको मालूम होनी चाहिए। तो इससे ये भी अंदाजा लगेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज था, यहाँ भी टेम्परेचर चेंज है, तो अब किसमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा m दोनों में से में टेम्परेचर चेंज देखना पड़ेगा और साथ में S की वैल्यू भी रोल प्ले करेगी। तो यहाँ पे S आइस आधा है जबकि S वाटर जो 1 है, ठीक है। और इस तरीके से आप कहाँ पहुंच गए, अब आप पहुंच गए हो इस स्टेज पर। सपोज कर लीजिए सारा वाटर कन्वर्ट हो चुका है किसमें, वाटर, सारा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो था वो पहुंच चुका है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा और फर्दर अगर इसको हीट एनर्जी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर 101 तो नहीं होगा नॉर्मल प्रेशर पे। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है 100 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहां से अगर इसको फर्दर हीट एनर्जी दी जाएगी तो फिर से क्या शुरू होगा प्रोसेस, फिर से प्रोसेस शुरू होगा स्टेट चेंज का और इस बार ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वेपर कह सकते हैं या इसको स्टीम कह सकते हैं और जाहिर सी बात है ये स्टेट चेंज प्रोसेस है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा Q बराबर ml और ये सारा वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, ये ml LV यूज होगा, LV 540 बताया था आपको मैंने, उससे ये अंदाजा लग जाएगा। यहाँ पे LF 80 है, यहाँ पे LV 540 है, तो अंदाजा लग जाएगा कि ज्यादा हीट एनर्जी लेगा वो वेपर बनाने के लिए। और अगर सारी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे आ चुकी है, अब वाटर सारा कन्वर्ट हो चुका है स्टीम में, अब हम और अगर हम फर्दर और इसको हीट एनर्जी दें तो क्या होगा कि अब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और 100 से ऊपर बढ़ेगा, 101, 102 एटसेट्रा, जो हम शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले ये बात तो हो गई, समझ में आ गई, हर एक प्रोसेस में हीट जो भी अब्जॉर्ब होगी, चाहे वो टेम्परेचर चेंज हो चाहे वो स्टेट चेंज हो, हम ध्यान समझेंगे। अब इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफ कौन सा बनाना चाहते हैं आप, अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं T वर्सेस Q तो यही रिलेशन आपके काम का होगा, dq बराबर ms dt होता है ना। ml वाले फार्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ml वाले फार्मूले में तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और ये फार्मूला मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा हमें। तो इसी dq बराबर ms dt को पहले समझाऊंगा, क्योंकि q बराबर ml को समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से dt by dq, देखो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ दोनों को, तो dt by dq क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं t वर्सेस q ग्राफ बना रहा हूं। t वर्सेस q ग्राफ के लिए ये क्या है, उसका dt by dq क्या है, स्लोप है। t वर्सेस q ग्राफ, समझ गए बात को, तो स्लोप
जहां पे टेम्परेचर बढ़ने वाला एस्पेक्ट होगा, स्लोप किस पे डिपेंड करेगा? स्लोप डिपेंड करेगा 1/ms। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि जहां पे स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी वहां पे टेम्परेचर वर्सेस क्यू ग्राफ का स्लोप कम होगा। तो स्पेसिफिक हीट कहां पे ज्यादा है? डेफिनेटली वाटर की ज्यादा है, आइस की कम है और स्टीम की और कम है। तो जहां पे एस कम होगा वहां स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा मतलब समझते हैं ना, ज्यादा शार्प राइज होगा। अच्छा, तो ये तो हो गया टी वर्सेस क्यू ग्राफ की बात। तो टी वर्सेस क्यू ग्राफ की बात करें, अच्छा अगर हमको टी वर्सेस क्यू ग्राफ के बजाय टी वर्सेस स्मॉल टी यानी टाइम की बात करें, तो टाइम की बात करें तो जाहिर सी बात आपको बताया जाएगा भाई हीट एक कांस्टेंट रेट से दी जा रही है। तो अब बताओ टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? तो अगर आप हीट एक कांस्टेंट रेट से दे रहे हो तो आप क्या करो, इसमें छोटा dt से डिवाइड कर दो, यहाँ पे स्मॉल dt, यहाँ पे स्मॉल dt, तो क्या बन गया dq by dt बराबर ms इंटू dt by dt। dq by dt में क्या बोलना? कांस्टेंट रेट से हीट दी जा रही है, इसको पावर ही बोलते हैं। तो वो एक कांस्टेंट रेट से हीट दी जा रही है, तो क्या बन जाएगा? P कांस्टेंट मान लिया जाए, कांस्टेंट रेट से हीट दी जा रही है ms और यहाँ पे आ गया dt by dt। तो अब यहाँ से dt by dt क्या देगा आपको? कैपिटल T वर्सेस स्मॉल t ग्राफ का स्लोप। तो ये बन जाएगा कैपिटल T वर्सेस स्मॉल t ग्राफ। तो ग्राफ दोनों एक जैसे ही आएंगे, सिर्फ हमें देखना होगा कि जो है थोड़ा सा 19-20 का डिफरेंस आएगा। तो dt by dt बराबर p अपॉन ms। p कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट से हीट दी जा रही है, m और s, m कांस्टेंट और s चूंकि 3 स्टेज आएंगे, आइस, वाटर और स्टीम, तो हम पे s की वैल्यू वेरी करेगी। तो बिल्कुल सेम वही है, p कांस्टेंट m कांस्टेंट जाहिर सी बात है कि फिर वही आ गया, यानी जो स्लोप होगा t वर्सेस कैपिटल T वर्सेस स्मॉल t ग्राफ का, वो भी s पे डिपेंड करेगा। जहां पे s कम होगा वहां स्लोप ज्यादा होगा, जहां पे s ज्यादा होगा वहां पे स्लोप कम होगा। तो अब इस चीज को देखिए, है ना, इसको चाहे कोई भी एक ग्राफ बनाइए, चाहे कैपिटल T वर्सेस Q ग्राफ हो, चाहे वो कैपिटल T वर्सेस T ग्राफ हो, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो चलो मान के चलते हैं कि हम लोग कैपिटल T वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पहला ग्राफ है ये वाला, जाहिर सी बात है ये टेम्परेचर चेंज का ग्राफ है और ये स्टेट कौन सी है? ये सॉलिड स्टेट है, ठीक है ना। ये डेफिनेटली कौन सी स्टेट है? लिक्विड स्टेट है और ये वेपर फॉर्म है। तो अब सॉलिड स्टेट में रहते हुए जाहिर सी बात है कि T वर्सेस T ग्राफ का जो स्लोप होगा P अपॉन ms। S क्या है? S 0.5 है, S 0.5 है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका स्लोप आ गया, हमने स्लोप बना लिया। उसके बाद हम यहाँ पहुंच गए, अब ये आइस सारा कन्वर्ट हो चुका है, इसमें आइस सारा कन्वर्ट हो चुका है वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी आइस -10 डिग्री से पहुंच चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस -10 डिग्री सेल्सियस से पहुंच चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और अब अगर हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेसिकली ये प्रोसेस कौन सा हो रहा है? ये कन्वर्जन हो रहा है सॉलिड का लिक्विड में, ये मेल्टिंग हो रही है और जो फार्मूला था हीट एनर्जी का Q2 बराबर mLF वो यूज हो रहा है। पॉइंट सी पे हम क्या पहुंच गए? पॉइंट सी पहुंच गए, बेसिकली दैट इज सारा वाटर आ चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये सभी मार्क कर सकते हैं, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब वाटर एट 0 डिग्री, देखो ये जो स्लोप की लाइन है उसी के पैरेलल मैंने लाइन ये ड्रॉ किया है और उसके बाद जो स्लोप की लाइन मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हो स्लोप की लाइन इस वाले लाइन को कंपेयर करेंगे सॉलिड वाली लाइन से, तो ये स्लोप मैंने कम शो किया, जानबूझ के कम शो किया ना, यस, क्योंकि इस पार्ट के लिए T वर्सेस T में छोटा t टाइम के साथ जो ग्राफ है हमारा, S क्या है? कम है, सॉरी S क्या है? ज्यादा है। S ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्लोप कम होगा, तो इसीलिए मैंने इसका स्लोप कम यहाँ पे शो किया। ये लिक्विड स्टेट है, आई थिंक इट इज ओके ना। उसके बाद यहाँ पहुंच गए तो क्या हो गया? ये बेसिकली वाटर आ चुका है सारा का सारा, किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आ चुका है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम इसको फर्दर हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा? अब ये वाटर क्या होगा? वेपराइज होगा, वेपर फॉर्म में जाएगा, यहाँ पे स्टेट चेंज होगा और वो ये वाला फार्मूला है Q4 बराबर m LV से वो हीट एनर्जी लेगा। और अब यहाँ पहुंचते पहुंचते सारा वाटर क्या बन चुका है? स्टीम बन चुका है एट 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये स्टेट चेंज है। और DE और BC ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे हीट एनर्जी लिया था किससे? mLF फार्मूले से, और यहाँ पे हीट एनर्जी लगा किससे? mLV फॉर्म से। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि LF और LV कौन होता है ज्यादा? LV बहुत ज्यादा है,
उससे अंदाजा लग जाएगा कि जो डी लेंथ है और जो बीसी लेंथ है, इसको कंपेयर करने के लिए पूछा जब डी और बीसी में क्या रिलेशन है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे 540 आएगा, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। इसके बाद अब आप आ चुके हो कहाँ, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर आप फर्दर इसको हीट एनर्जी देते हो तो क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा 100 ऑनवर्ड्स, जहां तक जाना है जाइए आप। ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या है, सबसे कम है, स्पेसिफिक हीट सबसे कम है, तो यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप होगा वो सबसे ज्यादा होगा, एक शार्प राइज दिखलाया जाएगा, यहाँ पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा। और इस तरीके से ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस ग्राफ के डिस्कशन पे क्वेश्चन कई सारे फ्रेम होंगे, आप ध्यान से इसको रिवाइज करिए। आपके प्रैक्टिसिंग मटेरियल में मेरे सामने है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो ये लिक्विड से वेपर फॉर्म हो, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो हम लोग डाउट सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। नोट कर लीजिए, एक अच्छा डिस्कशन है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये टॉपिक रह गया था लास्ट क्लास में, अब यहाँ पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है बहुत ही सिस्टमेटिकली, इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दो प्रॉब्लम मैं जल्दी से डिस्कस करना चाहूंगा। एक टाइप की प्रॉब्लम है जिसको मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, प्लीज चेक हेडिंग, इस हेडिंग को चेक कर लो। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैकेनिक्स, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मैकेनिक्स। तो इसमें मैकेनिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा, इसमें बुलेट प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बहुत सिंपल से अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए मैं बुलेट प्रॉब्लम की बात करता हूँ, तो जैसे कोई बुलेट है, ठीक है, कोई बुलेट है, मान लीजिए इसका मास m है, ये v स्पीड से फायर की गई, v स्पीड से फायर की गई। मान लो ये किसी वॉल के अंदर, किसी रिजिड सपोर्ट के अंदर ये गई और जाके इसमें रुक गई, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट स्टॉप्स देयर। तो जब वो स्टॉप हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बुलेट की सारी काइनेटिक एनर्जी तो लॉस हो गई, और जाहिर सी बात है कि जो भी मटेरियल है जिसे रोक रहा है तो वहां पे फ्रिक्शन पैदा हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। अब जो ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई तो कहाँ गई भाई, तो हीट के फॉर्म पैदा होगी, और वो हीट कौन अब्सॉर्ब करेगा, वो ये मटेरियल अब्सॉर्ब करे चाहे बुलेट अब्सॉर्ब करे। इसमें अजम्पशन आएगा, मान लो कि 100% ऑफ द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय बुलेट इटसेल्फ। तो इसका मतलब क्या होगा, पूछा जाएगा बुलेट का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, तो क्या करोगे आप, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखा जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अगर मान लिया जाए कि सारी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस है वो जो है वो बुलेट को ही मिल जाती है, मास है ना, ये जो सपोर्ट है, जो रिजिड वॉल है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, एक अजम्पशन के साथ। तो इस तरीके का इसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। उसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ, जल्दी से देख लीजिए। ब्लॉक ऑफ आइस, आइस का ब्लॉक है, बुलेट होने के बजाय ब्लॉक ऑफ आइस है। ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ मास m falls from some height into a lake, पानी के अंदर गिरेगा कुछ हाइट से। आफ्टर द इम्पैक्ट, एक तरह का कोलिजन है, आफ्टर द इम्पैक्ट m/5 मास ऑफ आइस मेल्ट्स, वहां पे कोलिजन हुआ, और कोलिजन के बाद जाहिर सी बात है कि जो आइस है वो रुक जाएगा, तो उसकी अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली होगी, काइनेटिक एनर्जी मिली होगी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ, जाहिर सी एक हाइट से छोड़ा गया है, तो वही अल्टीमेटली काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी, तो डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कह दो, चाहे काइनेटिक में लॉस कह दो, कोई दिक्कत नहीं। और उससे क्या होगा कि वो जो लॉस हो रहा है, जाहिर सी बात है कि वो हीट के फॉर्म में मिलेगा, वो हीट कौन ऑब्जॉर्ब करेगा। तो उसमें बता रहे हैं कि यस, बोथ द ब्लॉक ऑफ आइस एंड द लेक आर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे थे।
ठीक है। तो अगर हीट पैदा हुई तो यहाँ पे अजम्पशन अपने आप हम लोग को शामिल करना होता है, m/5 मास मेल्ट कर गया, तो हम मान के चलेंगे कि जो भी हीट पैदा हुई वो किसको मिली, आइस को, क्योंकि लेक का तो कोई मास दिया नहीं है कि वो कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, और वैसे भी वहां पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। तो सारी एनर्जी जो भी लॉस हुई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगी वो किसको मिलनी चाहिए, आइस को मिलेगी, और उससे m/5 जो आइस है वो मेल्ट करेगा। आपको बताना व्हाट इज द हाइट फॉलन, ठीक है। तो कितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ, टोटल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mgh। उसके बाद उस एनर्जी से क्या क्या हमने काम लिया, उससे आइस मेल्ट किया, ml, m कितना है, m/5 इंटू l। तो इस तरीके से ये हो गया लॉस, और ये गेन जिसमें आइस मेल्ट करेगा, यहाँ से h बराबर आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, और आपका जवाब होगा L/5gh। चेक कर लीजिए आंसर, दैट इज द हाइट फॉलन, L इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी फॉर्म में आंसर देना आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, L/5gh। सॉरी, L/5g, L/5g आपका फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड बुक से आपके पास। चलिए से बात कर ले हम लोग गीजर के वर्किंग की, गीजर के वर्किंग की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले आप नोट कर लीजिए, वी जस्ट बैक। तो ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था आपको, मैकेनिक्स इन्वॉल्व करने वाले क्वेश्चन, इस तरीके के कई सवाल मिल जाएंगे हमें, ठीक है भाई। तो ये हो गया था आपका H = L/5g। और उसके बाद गीज़र के ऊपर एक प्रॉब्लम है। गीज़र ये बेसिकली इंस्टेंट गीज़र है। इंस्टेंट गीज़र समझते हैं, इंस्टेंट गीज़र वो होता है जिसमें स्विच ऑन करने के बाद लाइट आती रहेगी तभी चेक का काम करेगा, उसमें पानी स्टोर नहीं रहता है, एक तरफ से पानी जाएगा और दूसरी तरफ से गर्म पानी आएगा, समझ के बात को। तो यहाँ पे एक छोटा सा डिज़ाइन बना दिया मैंने, मान लो कि ये आपका गीज़र है, ये सप्लाई है जो इस कॉइल को हीट करके रखेगी, और जैसे ही जो है सिस्टम को ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी एक तरफ जाना शुरू करेगा, जाहिर सी बात है कि ये ठंडा पानी है, और जब वो पानी जो है इस गीज़र से होके निकलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो यहाँ पे लगातार जो है पानी आ रहा होगा, तो लगातार यानी रेट के फॉर्म में चीज़ों को देखना होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और इस टाइप के एग्जाम्पल और भी मिल जाएंगे हमें। तो गीज़र ज़्यादा इलेक्ट्रिक गीज़र है, 2100 वाट कंटिन्यूअस फ्लो गीज़र। 2100 यानी ये आपका 2 किलोवाट से ज़्यादा का है, 2 किलोवाट इसको बोलते हैं, 2100 2100 कंटिन्यूअस फ्लो गीज़र, इसको इंस्टेंट गीज़र कहते हैं। हैज वाटर इनलेट टेम्परेचर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इनलेट टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, while the water flows out at 20 ग्राम पर सेकेंड, यानी किस रेट से, मास के टर्म्स में, इसको हम कह सकते हैं dm/dt, dm/dt, ठीक है, रेट ऑफ मास फ्लो, फ्लूइड मैकेनिक्स में रेट ऑफ मास फ्लो, दैट इज 20 ग्राम पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द आउटलेट टेम्परेचर। तो जाहिर सी बात है कि इस गीजर के थ्रू मास लगातार फ्लो होके जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि डीएम मास अगर इसमें से गया तो उसने कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब की, ताकि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, T1 से कितना हो गया, T2 हो गया। तो वो डीएम मास पहले लेंगे, तो dq अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अब्सॉर्ब, dq जो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, अगर डीएम मास और वो वाटर फॉर्म में है, स्पेसिफिक स्पेस होगी, और उसका टेम्परेचर सीधा बढ़ गया कितना, T2 - T1। आपके इस क्वेश्चन में T1 दिया हुआ है 10 और T2 हमें निकालना है, T1 दिया हुआ है 10 और T2 निकालना है। लेकिन जो दूसरी चीज है, एक तो स्पेसिफिक हीट, ठीक है, अगर हम यहाँ पे SI सिस्टम में है तो जाहिर सी बात है वाटर की स्पेसिफिक हीट हम यहाँ पे कैलोरी वाली यूज नहीं करेंगे, बल्कि SI सिस्टम वाली यूज करेंगे, ठीक है। और
दूसरी बात क्या है कि चीजों को रेट के फॉर्म में जाना, तो यहाँ पे एस फिक्स है, जो चेंज इन टेम्परेचर ना वो फिक्स है, तो यहाँ पे रेट जो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करने का है, जो हीटर है वो उसको दे रहा है, गीजर के अंदर जो कॉइल है वो उसको हीट दे रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे dt से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे dt से डिवाइड करेंगे, तो dq बाई dt क्या होगा, किस रेट से हीट एनर्जी वाटर ले रहा है, तो किस रेट से लेगा, जिस रेट से गीजर दे रहा है, जिस रेट से उसकी कॉइल दे रही है वो उसका पावर है, तो ये टर्म क्या है, ये पावर टर्म है। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो क्या होता है, पावर टर्म होता है, दैट इज गिवन टू बी 2100। dm बाई dt दिया हुआ है 20 ग्राम पर सेकेंड, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम पर सेकेंड को किलोग्राम में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 ग्राम को करेंगे किलोग्राम में, 20 इंटू 10 टू द पावर -3, 20 इंटू 10 -3, ये हो गया किलोग्राम पर सेकेंड इंटू एस कितना यूज किया जाएगा, 4200, डेफिनेटली क्या होगा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम, तो यहाँ भी किलोग्राम, ये हो गया आपका 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना चाहिए, फाइनल टेम्परेचर चाहिए और इनिशियल कितना दिया हुआ है 10, ये मामला, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से हमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ये 3 0 है, तो ये 3 0 काट दो यहाँ से, और ये पावर यहाँ से खत्म हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया 42 और ये आपका हो जाएगा t माइनस 10 इज इक्वल टू 21। चलिए ये कैलकुलेशन में टाइम देने की जरूरत नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो आसानी से, डिवाइड बाई 2 इंटू 42, यस, तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर, ठीक है, तो ये हो गया 21×42, यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ 2 आ गया, इसके बाद दिया गया 25, तो ये हो गया t माइनस 10 25, तो t बराबर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस, तो जो आउटलेट टेम्परेचर है वो कितना है 35 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर यहाँ पे है थर्ड वन, यस दैट इज योर 35 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए ध्यान से गीजर की वर्किंग पे ये क्वेश्चन, और अब कैलोरीमेट्री में मेरे ख्याल से अगर कोई छोटी मोटी बात रह गई हो तो अलग बात है, नहीं तो मैक्सिमम बातें आ गई हैं, और अगर कोई गलती से कोई बात अगर रह जाए तो जाहिर सी बात है कि वो प्रैक्टिस के फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाएगी। तो इसमें देखिए 3 टाइप के प्रॉब्लम्स, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, वो मिक्सिंग के ऊपर बेस्ड हैं, जाहिर सी बात है मिक्सिंग के ऊपर वो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला लगता है हीट लॉस, वहां पे थोड़ा ध्यान से करना होगा अगर आप थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो, बाकी सिंपल क्वेश्चन बहुत आसान है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ठीक है ना, जहाँ पे चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगी, स्टेट चेंज भी हो रही है वगैरह वगैरह, तो वहां पे केयरफुल होना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल होगा, आप एक लाइन खींच लेंगे, इसमें एक साइड वो होगा जो हीट लेने वाले हैं, है ना, हीट अब्सॉर्ब करने वाले हैं, और दूसरा साइड वो होगा जो हीट देने वाला है, यानी ये हाई टेम्परेचर पे होगा, ये हीट देगा, ये हीट देगा और ये हीट लेगा, समझे, दोनों को अल्टीमेटली हमें बैलेंस देखना है कि कहीं पे अल्टीमेटली हीट का कहीं पे कोई लॉस गेन नहीं है, एक का लॉस है दूसरा गेन, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये प्रैक्टिस से पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैलोरीमेट्री पार्ट कंप्लीट हो गया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो हम लोग आसानी से उसको लेंगे डाउट के फॉर्म में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, थर्मल फिजिक्स हमारा दैट इज बिगर यूनिट गोइंग ऑन, जिसमें हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए फुल फ्लेज, थर्मल एक्सपेंशन इन डिटेल हमने डिस्कस किया, थर्मोमेट्री में हमने डिस्कस किया, उसके बाद कैलोरीमेट्री, और इसमें उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और थर्मोडायनामिक्स जो आपस में थोड़ा रिलेटेड भी है वो ले सकते हैं हम, लेकिन हीट ट्रांसफर जो लास्ट चैप्टर हमारा हम वो पहले ले लेंगे, हीट ट्रांसफर ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। तो हीट ट्रांसफर हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू विद द हीट ट्रांसफर। ओके, सो वी कंप्लीटेड कैलोरीमेट्री, लास्ट में हमने कैलोरीमेट्री का टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें हीटिंग कर्व को समझाया, गीजर की वर्किंग समझाया, और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन मैकेनिक्स, जिसमें मैकेनिक्स का इस्तेमाल होगा, मेनली जो मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज
काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, वो हम देखेंगे कि वो किस तरीके से अल्टीमेटली वो बॉडी जो है वो हीट के फॉर्म में उसे अब्जॉर्ब कर लेती है और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या समथिंग लाइक दैट। तो उस पार्ट में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और अब हम लोग तीसरा चैप्टर ले रहे हैं, वो है हीट ट्रांसफ़र। हीट ट्रांसफ़र नाम से पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमने डिफाइन किया हीट। सबसे पहले जो टर्म डिफाइन किया था इस यूनिट में वो था हीट। तो हीट की डेफिनेशन दोबारा बताने की जरूरत नहीं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर या मे बी फ्रॉम वन रीजन टू द अदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब यहाँ पे जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो ये है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी को हीट किस तरीके से जाएगी, या मे बी विद इन द सेम बॉडी मान लो कि इसका ये रीजन ज्यादा टेम्परेचर पे है और ये रीजन, ये वाला हिस्सा जो है कम टेम्परेचर पे, तो यहाँ से यहाँ भी हीट जाएगी। तो ये जो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, यस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से, जिस प्रोसेस की वजह से हीट एक जगह से दूसरी जगह को जाएगी, हम उसी को बोलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। यस, मोड्स का मतलब होता है तरीके, मेथड्स कह सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रोसेस होंगे उनको समझाया जाएगा किस तरीके से हीट अल्टीमेटली टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी को या मे बी विद इन द सेम बॉडी एक रीजन से दूसरे रीजन, एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जा सकती है। तो जो टोटल मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर है उसको हम यहाँ पे 3 टाइप का डिस्कस करते हैं। दे आर कॉल्ड वेरी पॉपुलरली कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो सबसे पहली बात तो ये कि इन तीनों को डिटेल में तो पढ़ना ही हमें। सबसे पहले कंडक्शन और कन्वेक्शन, इन दोनों को मैंने एक ग्रुप में रखा है और रेडिएशन को अलग ग्रुप में रखा है, क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि इसमें रेडिएशन मोड में हीट ट्रांसफर के लिए हमें मीडियम की जरूरत नहीं है। नो मीडियम रिक्वायर्ड एज सच, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। यानी जो रेडिएशन मोड हीट ट्रांसफर का होगा उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी अगर वैक्यूम में तब भी रेडिएशंस वैक्यूम से होके आ सकती हैं। जैसे सन की एनर्जी जो अर्थ तक पहुंच रही है, जाहिर सी बात है कि बीच में बहुत सारा ऐसा स्पेस होगा, हम मानते हैं, जहां पे कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम है, वहां पे एटमॉस्फेयर भी खत्म होता है, तो वो रेडिएशन मोड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, इस मोड में जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे हमारे खुद लाइट वेव्स है ना, इंफ्रारेड और हमारी अल्ट्रावायलेट एक्सेट्रा, पूरी रेंज होती है, हम उसको बताएंगे या आप उसको जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो रेडिएशन मोड इन दोनों से डिफरेंट कैसे हो गया, क्योंकि रेडिएशन मोड में हमें मीडियम की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में मीडियम के थ्रू होके हीट जाएगी। यस, अब दोनों में फिर क्या डिफरेंस होगा, तो सबसे पहली बात तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा हम देखेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी देखेंगे। तो एक जो छोटी सी बात है, सबसे पहली बात बता दूं कि जो कंडक्शन मोड है दैट इज मेनली सुटेबल फॉर सॉलिड्स। देखेंगे हम लिक्विड में एक्सेप्शनली अगर कोई होगा तो वो होगा मरकरी। मरकरी लिक्विड का यहाँ पे एक्सेप्शनल एग्जांपल होगा, क्योंकि वो भी बिल्कुल सॉलिड की तरह ही होता है। तो लिक्विड के नाम पर अगर मरकरी है यहाँ पे तो एक्सेप्शन है। कन्वेक्शन मोड मेनली सुटेबल है फ्लूइड्स के लिए। फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों के लिए आ सकता है। तो फ्लूइड में मोस्टली जो हीट ट्रांसफर होगा वो कन्वेक्शन मोड से होगा। कन्वेक्शन मोड में और कंडक्शन मोड में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ये अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। जब हम कंडक्शन पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जान जाएंगे उसके बारे में, तो हम बताएंगे तो सही लगेगा हमें, ठीक है ना। तो कंडक्शन मोड, कन्वेक्शन मोड एंड रेडिएशन मोड, ठीक है। तो लेट अस गो इन डिटेल विथ फर्स्ट वन, दैट इज कंडक्शन मोड। तो लेट अस पुट द हेडिंग हीट कंडक्शन। तो मेनली ये इट इज सुटेबल फॉर सॉलिड्स। हम सॉलिड के बारे में बात करेंगे। देखिए सॉलिड के बारे में हमने क्या कहा था भाई, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोर और लेस अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। एंड एट द मोस्ट दे कैन वाइब्रेट, एट द मोस्ट दे कैन वाइब्रेट। और हमने ये भी कहा था कि अगर ये
बॉडी अगर ये मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लें तो हम ये कहते हैं, हमने थर्मल एक्सपेंशन में बताया था कि इनके जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, ठीक है, इनके बीच का एवरेज सेपरेशन बढ़ जाता है। एक्सपेंशन को हम यहाँ पे शामिल नहीं कर रहे, लेकिन इतना श्योर है कि जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, यानी जब वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर एम्पलीट्यूड, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर एम्पलीट्यूड, मोर वायलेंटली वो वाइब्रेट करने लगेंगे। ये बेसिक फिलॉसफी है। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड are mostly fixed and at the most what they can do, they can only vibrate about their mean position, ठीक है। when they absorb energy, heat energy, their amplitude of vibration increases, यानी they start vibrating more violently। तो अब इसमें होगा क्या, यहीं से कंडक्शन मॉड का जो हीट ट्रांसफर का तरीका है वो समझ में आएगा। देखिए उसके लिए हमने क्या कहा, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, और आप एक काम कर लीजिए कि इस रॉड के इस एंड को, ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं है, इस एंड को यूनिफॉर्मली आप एक फर्नेस के अंदर इंसर्ट कर दीजिए। एक फर्नेस के अंदर प्रॉपर वे में, है ना, रैंडमली भी कर सकता हूं, है ना, प्रॉपरली, ताकि इसका ये जो पूरा क्रॉस सेक्शनल सरफेस है वो यूनिफॉर्मली एक्सपोज हो जाए फर्नेस जहां पे टेम्परेचर क्या काफी ज्यादा है। तो हम ये मानेंगे कि क्या होगा कि जो मैं इसको यूं कह दूं, फर्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है, जो बिल्कुल सामने जो लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है रॉड की, दे विल फर्स्ट अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द फर्नेस एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर एम्पलीट्यूड, जैसा कि मैंने बताया, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हायर एम्पलीट्यूड, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और जब इनका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो हम ये मानेंगे कि दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग, यस वी विल यूज द वर्ड, दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग, इंटरेक्शन कह सकते हो, यहाँ पे कोलिजन कह सकते हैं। they will start colliding with the neighboring layer of molecule, और इस कोलिजन के दौरान क्या होगा, they will transfer some energy to the next layer, ठीक है। so the first layer of molecule absorb energy, और जब एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो क्या करेंगे, they will start vibrating at higher amplitude and in the process they will start colliding with the next layer of molecule, और उस कोलिजन के दौरान they will transfer some energy, definitely वही एनर्जी है। इस तरीके से वो एनर्जी नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल को चली जाएगी, और नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे, उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके क्या होगा, फिर वही कहानी शुरू होगी, उनका भी एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट हाई एम्पलीट्यूड एंड दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद द नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा। और हीट एनर्जी इस तरीके से एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल से नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, नेक्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल, और इस तरीके से हीट एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one end to the other end, यानी from so called high temperature towards lower temperature। तो क्या कंक्लूजन निकला कंडक्शन मोड में हीट ट्रांसफर का, कि आपने देखा कि हीटेड मॉलिक्यूल जो है वो हाई टेम्परेचर रीजन से चल के खुद गया है नहीं, और सिर्फ अपनी, चूंकि सॉलिड है मोस्टली, और जब उसको हीट एनर्जी मिलेगी तो सिर्फ वाइब्रेट करेगा अपने मीन पोजीशंस के इर्द गिर्द, और उस वाइब्रेशन के दौरान वो अगले लेयर से कोलाइड करके एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, नेक्स्ट लेयर भी यही काम करेगी। तो इस प्रोसेस में मैंने यहां पे कंक्लूड किया है, इन दिस मॉड द हीटेड मॉलिक्यूल्स, नोट करिए, इन दिस मॉड द हीटेड मॉलिक्यूल्स themselves don't move from higher temperature region towards lower temperature region। तो क्या कंक्लूजन है यहाँ पर, क्या डेफिनेशन मैंने हीट कंडक्शन के शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन, इन कंडक्शन मोड हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम one end to the other end by molecular वाइब्रेशन एंड कोलिजन। इसमें हमने समझा दिया, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड कोलिजन, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा फर्स्ट लेयर, उससे उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और वो अगले लेयर से कोलाइड करने लगेगा और इस बीच में एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और इस तरीके से एनर्जी एक एंड से दूसरे एंड को पहुंचेगी। तो प्लीज नोट डाउन, ये डेफिनेशन आपको रहेगी, एक लाइन की डेफिनेशन अगर आपको जरूरत है तो। In conduction mode, heat is transferred from one end to the other end by molecular vibration and collision। ये इसकी कंक्लूजन लाइन है, बाकी मैंने समझा दिया।
और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दिस मोड द हीटेड मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स डोंट मूव फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर रीजन, सिर्फ वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करेंगे, अपना वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ा देंगे बस, और कोलाइड करके एनर्जी को आगे बढ़ा देंगे। खुद हीटेड मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन को नहीं जाते। ये मॉड डेफिनेटली सॉलिड के लिए सुटेबल है क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड में दो टाइप के सॉलिड अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स और मेटल्स, तो दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत बड़ी बात नहीं मेंशन करनी, लेकिन जस्ट टू एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कि नॉन मेटल्स मेनली नॉन कंडक्टर्स भी कह सकते हैं, इनके आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा वो खाली वाइब्रेशन और कोलिजन के थ्रू होगा, ओनली वाइब्रेशन एंड कोलिजन। लेकिन मेटल्स में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो है जब जो है एक पार्ट बॉडी का हीट किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे, जैसे बॉडी मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब करेंगे उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे, तो उनकी एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो भी हीटेड रीजन से कोल्डर रीजन की तरफ जा सकते हैं। तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस आपको नहीं समझाना है, सिर्फ मेंशन करने के लिए कि अगर पूछा जाए नॉन मेटल और मेटल में से कौन बेटर कंडक्टर होगा हीट का, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि मेटल में होगा। और रीजन सीधी सी बात है कि मॉलिक्यूलर कोलिजन वाइब्रेशन के साथ साथ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन और कोलिजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव करके जा सकते हैं हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो इस तरीके से जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जैसे आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ते हैं वैसे थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो मेटल्स की होगी बेहतर एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। इज दैट क्लियर? तो ये थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सुनना चाहिए ध्यान से। हीट कंडक्शन में हमको आगे बढ़ने से पहले, कोई लॉ बनाने से पहले जाहिर सी बात है कि फार्मूले, लॉज, न्यूमेरिकल्स की बात भी करेंगे हम, कितनी हीट जा रही है पर सेकेंड वगैरह वगैरह, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो सब डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन से रिलेटेड व्हाट आर द टर्म्स जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं या हमारे सामने यूज किए जाएंगे। तो इसमें तीन टर्म मैंने मेंशन किए हैं। पहला टर्म है स्टेडी स्टेट, दूसरा टर्म है आइसोथर्मल सरफेस और तीसरा टर्म है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तीनों टर्म को हमें समझना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स हैं, इनके समझने से ही हमें जो पूरी बात क्लियर हो पाएगी और हम लॉ के बारे में बात करेंगे, लॉ रिलेटेड टू हीट कंडक्शन, जिसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो वी कैन टेक द फर्स्ट वन, स्टेडी स्टेट। देखिए स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर रॉड का ये एंड फर्नेस के अंदर यूनिफॉर्मली जो है इंसर्ट किया गया तो फर्स्ट लेयर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से रॉड में मैं मान सकता हूँ बहुत सारे लेयर ऑफ मॉलिक्यूल है। ये लेयर ऑफ मॉलिक्यूल कोई बहुत डिफाइंड टर्म नहीं होगा, लेकिन हम इसको डिफाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरी रॉड को बहुत सारी लेयर में बना हुआ मान लें, ठीक है, बहुत सारी लेयर का बना हुआ मान लें। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी लेयर बना दी, इन्हीं में से मैंने तीन लेयर यहाँ बीच में शो की, कहीं भी शो कर दो, जस्ट समझाने का पर्पज है। स्टेडी स्टेट क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मेन हीट का सोर्स है यानी फर्नेस है, ये डेफिनेटली लोअर टेम्परेचर भी हाई टेम्परेचर, तो हीट एनर्जी इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। अब मैं इसको समझाता हूँ स्टेडी स्टेट क्या है। देखिए अगर यहाँ पे तीन लेयर शो करता हूं तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे ये हीट फ्लो की ये डायरेक्शन है, तो हीट जो फ्लो होगा वो 1 से 2 को जाएगी, 2 से 3 को जाएगी और आगे बढ़ेगी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो भी एनर्जी सेकेंड लेयर रिसीव करेगी फर्स्ट लेयर से, जो भी एनर्जी सेकेंड लेयर रिसीव करेगी फर्स्ट लेयर से, वो उसके 3 पार्ट कर देगी। फर्स्ट पार्ट एनर्जी का वो क्या कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी। जो भी एनर्जी सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर से रिसीव करेगी उसके 3 पार्ट कर देगी। फर्स्ट पार्ट उसका क्या करेगी, कुछ अब्सॉर्ब कर लेगी। अब्सॉर्ब करने से क्या होगा, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने के लिए फॉर्मूला वो इस्तेमाल कर सकता है, ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से उसका टेम्परेचर राइज होगा, यानी कि टेम्परेचर भी 2 का राइज हुआ, वो उसने कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब किया। दूसरा पार्ट
जो लेयर 2 लेयर 1 से हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगी उसका दूसरा पार्ट साइड से लॉस हो सकता है, साइड से लॉस हो सकता है। एनर्जी को आगे बढ़ना है, एनर्जी को आगे बढ़ना, साइड से लॉस हो सकता है, क्योंकि साइड भी ओपन है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो किस तरीके से होगा, रेडिएशन की हेल्प से होगा, कैसे होगा, बट लॉस हो सकता है। तो जो उसका सेकेंड पार्ट है वो लॉस हो जाएगा, लॉस फ्रॉम साइड, साइड से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट से ऑब्जॉर्ब कर लिया, दूसरा पार्ट लॉस हो गया, और तीसरा पार्ट जो इसने रिसीव किया पिछले लेयर से, तीसरा पार्ट क्या करेगा, वो अगली लेयर को ट्रांसफर कर देगा, अगली लेयर को ट्रांसफर कर देगा, और अगली लेयर फिर यही काम करेगी। तो तीसरा पार्ट क्या होगा इसमें, तीसरा पार्ट इट विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेयर, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेयर। सही है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि जो लॉस हो गया साइड से, अगर मैं इसको अवॉइड करूं, इसको अवॉइड कैसे करूंगा, मैं इस कंडक्टर को साइड से इंसुलेट कर दूं। साइड से इंसुलेट करने को हम कहते हैं लैगिंग करना, लैग्ड, वी कॉल इट लैग्ड कंडक्टर। एक्चुअली क्या कर दिया गया, साइड से इसको इंसुलेट कर दिया गया। तो जो साइड से हीट एनर्जी का लॉस था वो क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, खत्म। अब जो सेकेंड लेयर है, जो पहली लेयर से, प्रीवियस लेयर से अपने हाई टेम्परेचर जो रीजन में जो लेयर उससे जो एनर्जी लेगी, अब उसके दो पार्ट होंगे, सम पार्ट इट विल अब्सॉर्ब एंड सम पार्ट इट विल ट्रांसफर। यहां तक ठीक है। अब इसमें स्टेडी स्टेट क्या कंडीशन है, स्टेडी स्टेट कंडीशन ये होती है कि सेकेंड लेयर जो भी एनर्जी फर्स्ट लेयर से लेगी, सेकेंड लेयर जो भी एनर्जी फर्स्ट लेयर से लेगी, अब वो कुछ उसमें से अब्सॉर्ब नहीं करेगी, बल्कि सारी एनर्जी जो उसने प्रीवियस लेयर से ली है वो नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर देगी, और नेक्स्ट लेयर भी क्या करेगी, वो नेक्स्ट लेयर को ट्रांसफर कर देगी। तो इसका मतलब होगा कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, लेकिन सबका सेम नहीं होगा, वो ऑर्डर रहेगा, क्योंकि हीट फ्लो करेगी कहां से कहां, हायर से लोअर। तो अगर इसका टेम्परेचर T2 है, इसका T3 है, इसका T4 है, तो अल्टीमेटली T2 इज मोर देन T3 इज मोर देन T4। लेकिन हर एक सेक्शन का सेक्शन वर्ड यूज करिए, क्रॉस सेक्शन यूज करिए, इसी को हम बाद में आइसोथर्मल वर्ड यूज करेंगे किस तरीके से, लेकिन हीट का फ्लो होगा। तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट की पहचान दो बातों से कर लेंगे। पहली बात, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ, द टेम्परेचर ऑफ each and every cross section will become constant with time, but it will be different for different cross section, क्योंकि heat has to flow from higher to lower। आए समझ में, हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि अब वो कोई फर्दर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, जो भी एनर्जी पिछली लेयर से उसको मिल रही है सीधा क्या कर रहा है, अगली लेयर को दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर एक क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर हो जाएगा कांस्टेंट, द टेम्परेचर of each section will become constant, और जो भी एनर्जी वो प्रीवियस लेयर से लेगा वो अगले ट्रांसफर कर देगा, अगला अगले ट्रांसफर कर देगा। इसका मतलब होगा कि इस स्टेडी स्टेट पहुंचने में जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होगा वो ये होगा कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो पूरी रॉड में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सेम रेट से हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी, ना कहीं साइड से लॉस हो रहा है, ना कहीं बीच में अब्जॉर्प्शन हो रहा है। बात समझ में आ गई, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कांसेप्चुअल है, इसको समझना चाहिए हमें। ये हो गई स्टेडी स्टेट। आइसोथर्मल सरफेस, कोई बड़ा टर्म नहीं, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन, आइसोथर्मल सरफेस। आइसोथर्मल सरफेस, तो जो हम लेयर की बात कर रहे हैं, लेयर, हम एक ऐसी लेयर इमेजिन करें कंडक्टर के अंदर ताकि हम ये कह सकें कि इस लेयर पे जितने मॉलिक्यूल्स हैं दे आर ऑल एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग बात कर रहे थे आइसोथर्मल सरफेस। तो जाहिर बात है कि हमने यहाँ पे लेयर वर्ड का इस्तेमाल किया कि हीट एनर्जी एक लेयर से दूसरे लेयर को जा रही है। तो इसी तरीके से इस कंडक्टर के अंदर हम एक ऐसे
सरफेस की इमेजिनेशन करेंगे थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली, तो आइसोथर्मल समझते हैं, सेम टेम्परेचर पे, है ना। हम इसके और भी एनालॉजी बाद में आएंगे 12th में, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वी प्रेशर, एक वर्ड यूज किया था, इक्वी प्रेशर, ऑल द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम प्रेशर, फ्लूइड मैकेनिक्स में। या हम लोग 12th में जाएंगे तो वहां पे इक्वी पोटेंशियल, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट द सेम पोटेंशियल। तो इसी तरीके से यहाँ पे आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल सरफेस क्या है? एक ऐसा सरफेस कंडक्टर के अंदर जिसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूल हैं हम माने कि दे आर ऑल एट द सेम टेम्परेचर। सो आइसोथर्मल सरफेस, a surface inside the conductor such that all the molecules are at the same temperature। जो आइसोथर्मल सरफेस होगा उसका शेप जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हीट फ्लो किस तरीके से हो रही है, या जो कंडक्टर है वो जो हीटेड रीजन है उससे वो किस तरीके से एक्सपोज किया गया। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंडक्टर मैंने ले लिया और उसको सिमेट्रिकली मैंने फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो फर्स्ट लेयर है वो इक्वली एक्सपोज्ड होगी। तो जो फर्स्ट लेयर है, जो आइसोथर्मल सरफेस बनेगा, पहला आइसोथर्मल सरफेस बनेगा, जाहिर सी बात है वो एक प्लेन सरफेस होगा और इसका एरिया कंडक्टर के एरिया के बराबर ही होगा। इसी तरीके से यहाँ पे सारे सरफेसेस जो होंगे वो सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर मैं इस कंडक्टर को, मान लीजिए फर्नेस है, अब इस कंडक्टर को मैं अगर मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दूं, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दूं, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर ये कंडक्टर है और मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ से हीट एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा तो हीट एनर्जी इधर जाएगी, यहाँ पे ज्यादा करेगा तो हीट एनर्जी इधर, तो यहाँ पे जो मामला होगा वो सब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे आइसोथर्मल सरफेस को पहचानना मुश्किल होगा। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि जो आइसोथर्मल सरफेस होगा उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो हमेशा होगा हीट फ्लो के परपेंडिकुलर। ये एनालॉजी बाद में हमारे पास आएगी, ध्यान समझ लीजिए। आइसोथर्मल सरफेस का शेप कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करेगा और इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमने उसको हाई टेम्परेचर रीजन, हाई टेम्परेचर एंड पे किस तरीके से हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो कंक्लूड कर सकते हैं वो ये है कि जो आइसोथर्मल सरफेस होंगे दे विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। इसकी बहुत सारी एनालॉजी हमें मिल जाएगी, फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलेगी, 12th में जाके हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक मिलेगी। तो प्लीज रिमेंबर, आइसोथर्मल सरफेस की डेफिनेशन आ गई हमारे पास, any surface inside the conductor such that all the molecules on that surface will be at the same temperature। दूसरी बात क्या होगी? The direction of heat flow will be perpendicular to the isothermal surfaces। Definitely heat flow कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल सरफेस। इसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप जानते हो, ग्रेडियंट वर्ड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेडियंट वर्ड वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेरी करती है डिस्टेंस के साथ। आपको याद होगा डिस्टेंस के साथ। तो ये क्या चीज है? टेम्परेचर ग्रेडियंट है। जाहिर सी बात है, हमने अगर रॉड के इस एंड को फर्नेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, इस एंड को हमने कहीं भी रखा है, फिर ओपन स्पेस में रखा है या कहीं भी रखा है, तो जाहिर सी बात है कि इस एंड से लेकर इस एंड तक टेम्परेचर क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट वर्ड डिफाइन किया जा सकता है। उसके लिए मान लीजिए कि ये हमारा हायर टेम्परेचर एंड है, फर्नेस एंड है, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन इस एंड से मेजर करते हुए, हायर टेम्परेचर एंड से मेजर करते हुए जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो टेम्परेचर तो घट रहा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x डिस्टेंस पर एक आइसोथर्मल सरफेस ले लूँ। यस, आई कैन से आइसोथर्मल सरफेस जिसका टेम्परेचर कितना है? T। और यहां से x डिस्टेंस पर टेम्परेचर T है, तो यहां से x प्लस dx डिस्टेंस पर टेम्परेचर होगा T प्लस dt। लेकिन चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा है तो उसको T प्लस dt की वजह हम T माइनस dt कर सकते हैं। तो देखा जाए तो dx विड्थ में टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया? डेफिनेटली इट इज dt। चूंकि फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है हमेशा चेंज, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा दैट विल बी मैथमेटिकली डिफाइंड एज, यहां पे आ जाएगा माइनस ऑफ dt बाई dx। ये माइनस साइन इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम हायर टेम्परेचर साइड से मेजर कर रहे हैं। अगर हम लोअर साइड से मेजर करते तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर फिर बढ़ता, फिर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता तो पॉजिटिव आता। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट में माइनस साइन कब आएगा? जब मेजरमेंट कहां से हो रहा है? हायर टेम्परेचर एंड से हो रहा है।
और अगर आप लोअर टेम्परेचर एंड से मेजरमेंट करेंगे तो फिर इसमें माइनस साइन नहीं आएगा। समझ सकते हो ना, क्योंकि लोअर साइड से मेजर करोगे तो पहले टेम्परेचर कम होगा और बाद में ज्यादा होगा, तो जो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो प्लस आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जस्ट लाइक इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, है ना। और ये हम इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो लेते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज प्रॉपर्ली हमको दिखेगा आइसोथर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट की डेफिनेशन मैथमेटिकली ही बोलना सही है, लैंग्वेज में बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। नोट कर लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, तो ये आपके 3 पैरामीटर हो गए। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, ये बेसिक पैरामीटर हैं। और इन तीनों पैरामीटर को डिफाइन करने के बाद अब हम लोग लेंगे लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन से रिलेटेड जो लॉ है ना, यहाँ पे एक बार बता दूं और साथ में बिफोर वी गो फॉर द लॉ कि ये जो हीट फ्लो हो रहा है, जाहिर सी बात है दैट इज हैपनिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये एक तरीके का वन डायमेंशनल हीट फ्लो है ना। अगर हम सिचुएशन इमेजिन करें तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी 2 डायमेंशनल हीट फ्लो या 3 डायमेंशनल हीट फ्लो की बात भी की जा सकती है, लेकिन वो अभी हमारे लेवल पे उसको हम अवॉइड करते हैं। तो डेफिनेटली वन डायमेंशनल हमारे लिए आसान होगा, तो इसको नोट कर लीजिए एंड देन वी गो फॉर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। एक लॉ डिफाइन करेंगे और उस पर फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। Okay, so basic terms related to conduction mode, steady state, उसके बाद आइसोथर्मल सरफेस और टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन से रिलेटेड लॉ, हम यहाँ पे सबसे पहले एक यूनिफॉर्म रॉड ले रहे हैं और उसके एक एंड को हमने यूनिफॉर्मली जो है हायर टेम्परेचर एंड से एक्सपोज कर रखा है। हमने एक फर्नेस के अंदर इंसर्ट कर दिया है ताकि हीट फ्लो का डायरेक्शन जो है वन डायमेंशनल मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 आइसोथर्मल सरफेस मान लिए हैं। हम इन दोनों के बीच में डिफाइन कर सकते हैं, चाहे हम इस एंड से लेकर इस एंड तक डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी एक आइसोथर्मल सरफेस बन जाएगा, ये भी एक आइसोथर्मल सरफेस बन जाएगा। हमने जनरल ले लिया टी और एक टी प्लस डी टी यानी टी माइनस डी टी। ठीक है ना, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है dx। तो यहाँ पे आपको मालूम है टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है माइनस dt बाई dx, अभी मैंने डिफाइन किया था। तो सबसे पहले आप इस लॉ को नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ हीट कंडक्शन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in steady state the rate of heat flow through a conductor in steady state the rate of heat flow, यानी यहाँ पे हम रेट के फॉर्म में इस लॉ को डिफाइन करें, अमाउंट ऑफ हीट नहीं, रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम लोग मैथमेटिकली क्या लिखते हैं dq बाई dt। इस रेट से हीट फ्लो होगी ना, चीजें यहाँ पे रेट के फॉर्म में होंगी और कई मतलब हमने देखा चीजें रेट के फॉर्म में होती हैं। So it is not the amount of heat flow, it is rather rate of heat flow. In steady state, the rate of heat flow through a conductor, यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म कंडक्टर लिया between 2 isothermal surfaces, क्योंकि आपको 2 सरफेस बताना होगा, एक हाई टेम्परेचर पे एक लोअर टेम्परेचर पे, तभी जाके आपका टेम्परेचर डिफरेंस दिखाई देगा और हीट फ्लो का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर डेफिनेटली बिटवीन 2 isothermal surface में ऐड कर सकते हैं ब्रैकेट में, वो अंडरस्टूड सी बात है। इज क्या है dq by dt, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, रेट ऑफ हीट फ्लो dq by dt इज फर्स्ट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द 2 आइसोथर्मल सरफेस। जाहिर बात है हम यहाँ पे दोनों का एरिया सेम मान रहे होंगे। अगर एरिया वेरी करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चीजों को कुछ इस तरीके से मैनेज करना होगा कि अगर यहाँ पे एरिया वेरी करेगा तो यहाँ का आइसोथर्मल सरफेस और यहाँ का आइसोथर्मल से दोनों का एरिया सेम नहीं हुआ तो हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे एरिया वेरी कर जाएगा। तब हमको कंपलसरी यहाँ पे dx लेना होगा। dx लेंगे तो उससे क्या होगा कि इस एरिया और इस एरिया को हम क्या मान लेंगे, सेम मान लेंगे। समझ गए बात को?
तो ये चीज अभी हमारे लेवल पर रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन हम यहाँ पे दोनों का एरिया सेम मान के चल रहे हैं। इन स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज फर्स्ट वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द आइसोथर्मल सरफेस। यहाँ पे दोनों का एरिया सेम है और ये वही एरिया है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का। यहाँ पे सीधा along the length of the rod जो हीट फ्लो हो रही है, तो dq by dt is directly proportional to rate of heat flow is directly proportional to area of the two isothermal surfaces and is directly proportional to the temperature gradient between the two isothermal surfaces। यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल कर लेंगे अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं हायर टेम्परेचर साइड से, ये बात आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो dq by dt is directly proportional to A और dq by dt is directly proportional to dt by dx, that is temperature gradient। ये हो गया एरिया और ये हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक, बस कुछ भी नहीं इस पर। dq by dt is directly proportional to A, dq by dt is directly proportional to minus dt by dx, इन दोनों को मिला देंगे, रेट ऑफ हीट फ्लो है, dq by dt will be equal to, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा जिसको लिखेंगे हम यहाँ पे k से, माइनस साइन रहेगा अपनी जगह, ये माइनस साइन है टेम्परेचर ग्रेडियंट का, k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ गया, ka dt by dx, ka dt by dx, यस, ये बन गया हमारा लॉ, रेट ऑफ हीट फ्लो माइनस ऑफ ka dt by dx, where k is a constant called coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, coefficient of thermal conductivity, and definitely its value will depend upon, the nature of the material, understood सी बात है, इस value will depend upon the nature of the material। उसके बाद नेचर का मतलब भाई आयरन, कॉपर, स्टील सबके लिए अलग अलग होगा, सॉलिड में हम रह के बात कर रहे हैं, सबका अलग अलग होगा नेचर ऑफ द मटेरियल। उसके अलावा समटाइम्स इट मे डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट मे डिपेंड अपॉन स्टेट, जैसे अगर पानी से हीट जा रही है और आइस से जा रही है तो दोनों में अलग अलग हो सकता है, डेफिनेटली स्टेट ना, और इट मे डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इट विल डिपेंड अपॉन स्टेट, है ना, अलग अलग, जो कि मोस्टली सॉलिड में ही हम बात करें इसलिए स्टेट की ज्यादा अहमियत नहीं, लेकिन मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। इन जनरल देखा जाए तो जो सॉलिड के लिए इसकी वैल्यू होगी वो ज्यादा होती है, सॉलिड्स आर बेटर कंडक्टर देन लिक्विड एंड लिक्विड आर बेटर कंडक्टर देन गैसेस, यस, ये जनरल है, इसमें कोई एक्सेप्शन हो सकता है लेकिन यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन जनरल में ही मानेंगे सॉलिड इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड एंड लिक्विड इज बेटर कंडक्टर देन गैस, राइट। ये होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और इसकी यूनिट अगर हम बनाना चाहें तो क्या आएगी, dq by dt की यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी वॉट, तो k की यूनिट क्या आएगी, यहाँ से देखो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर है, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये केल्विन है, तो एसआई सिस्टम k की जो यूनिट होगी एसआई सिस्टम में बन जाएगी वॉट, यहाँ से आएगा पर मीटर, यहाँ से आएगा पर केल्विन, याद रखिएगा, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज वॉट पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन, नोट कर लीजिए, दैट इज द लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। अब अगर इस लॉ को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करना है तो देखिए हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं, पूरे रॉड के लिए ए क्या होगा, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म रॉड ए क्या होगा, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म रॉड है, के क्या है, कांस्टेंट, स्टेडी स्टेट में रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होता है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे dq by dt कांस्टेंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट में, k कांस्टेंट हो गया, a कांस्टेंट, तो इसका मतलब dt by dx भी कांस्टेंट हो गया, यानी टेम्परेचर देखा जाए तो dt by dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर x का जो वेरी कर रहा है वो कांस्टेंट है, यानी अगर वेरिएशन कांस्टेंट हो जाए तो फिर हम उसको
चाहे dt बाई डी लिखें, चाहे डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स लिखें। तो हम चाहें तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एंड का टेम्परेचर कितना है, T1 है, इस एंड का टेम्परेचर कितना है, T2 है, और इस पूरी रॉड की जो लेंथ है अगर वो L है तो हम इसको पहला अपना आइसोथर्मल सरफेस और इसको लास्ट वाला आइसोथर्मल सरफेस बना लें। तो हम यहाँ पे dt की जगह डेल्टा टी लिख सकते हैं। आप जानते हो जब चीजें कोई कांस्टेंट होती हैं तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट सेम होता है। तो इस तरीके से द फार्मूला फॉर रेट ऑफ हीट फ्लो, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ रेट ऑफ हीट फ्लो dq बाई dt विल बी इक्वल टू, है ना, यहाँ पे dt को डेल्टा टी लिखेंगे, डेल्टा टी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल छोटा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल छोटा है तो माइनस साइन आएगा, ये माइनस उसको बैलेंस कर देगा। इस तरीके से फार्मूला बन जाएगा dq बाई dt इज इक्वल टू ka, और बजाय t2 माइनस t1 के हम इसको लिख देंगे t1 माइनस t2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है, वो है l। तो ये फार्मूला हमको हेल्प करेगा रेट ऑफ हीट फ्लो निकालने में अक्रॉस द रॉड, जो यहाँ पे पूरी रॉड के लिए a सेम है, k सेम है, और हायर टेम्परेचर T1 है और लोअर टेम्परेचर T2 है अपॉन सेपरेशन बिटवीन द एंड्स, यानी जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक बात बतानी है, वो ये है कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म कंडक्टर है और हीट फ्लो वन डायमेंशनल हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर यहाँ पे वेरी करेगा। तो उस वेरिएशन को अगर हम ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो प्लीज नोट करो टेम्परेचर वेरिएशन ग्राफ डेफिनेटली अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द कंडक्टर। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने में मैंने दो टाइप की सिचुएशन लेना चाहा है, एक है लैग्ड कंडक्टर, दूसरा होगा अनलैग्ड कंडक्टर। हमने बताया था कि अगर हम इस कंडक्टर को साइड से इंसुलेटेड कर दें तो क्या होगा कि कोई हीट का लॉस नहीं होगा, और जाहिर सी बात है कि पूरी रॉड में क्या रहेगा, रेट ऑफ हीट फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लैग्ड कंडक्टर लेते हैं जो साइड से इंसुलेटेड है तो इसमें इस एंड से लेकर इस एंड तक रेट ऑफ हीट फ्लो कांस्टेंट रहेगा। तो वापस अगर हम यहाँ पे आ जाएं, dq बाई dt कांस्टेंट हो जाएगा, k कांस्टेंट हो जाएगा, a कांस्टेंट हो जाएगा, dt बाई dx भी कांस्टेंट हो जाएगा, और dt बाई dx कांस्टेंट का मतलब होगा कि जो t वर्सेस x ग्राफ है उसका ये स्लोप है, t वर्सेस x ग्राफ का ये स्लोप है, और स्लोप कांस्टेंट है, निगेटिव स्लोप है। आप अगर हाई टेम्परेचर एंड से मेजरमेंट करें तो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन शो करेगा कि स्लोप निगेटिव है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, T वर्सेस X ग्राफ। रॉड के क्रॉस एक एंड से दूसरे एंड, मान लो कि ये एंड है x इक्वल टू 0, हायर टेम्परेचर एंड, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है इस ग्राफ का स्लोप निगेटिव है, आपको जानकारी होनी चाहिए। और हम कहाँ पहुंच गए, x इक्वल टू L पे, और यहाँ पहुंच के टेम्परेचर हो गया T2। ये होगा T वर्सेस X ग्राफ फॉर लैग्ड कंडक्टर। अब अगर ये कंडक्टर लैग्ड ना हो, अनलैग्ड हो, यानी साइड से इंसुलेटेड ना हो, और अगर हम इस एंड का टेम्परेचर T1 ही मेंटेन रखें, मान लिया जाए कि इस एंड का टेम्परेचर T1 ही मेंटेन है, तो क्या दिक्कत आएगी कि ये जो फार्मूला है dq बाई dt देखा जाए तो k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या सेम रेट हीट का जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा, या आगे जाके हीट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि साइड से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, साइड से क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। तो जो dq बाई dt टर्म है वो जाहिर सी बात है यहाँ पे ज्यादा होगा और आगे चल के कम हो जाएगा। तो जब ये आगे चलते ये कम हो जाएगा तो जो dt बाई dx है, k कांस्टेंट, a कांस्टेंट, जो dt बाई dx वो भी कम हो जाएगा न्यूमेरिकली। स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाना, निगेटिव रहेगा, लेकिन स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी तो वो ज्यादा वर्टिकल के बजाय फ्लैटर हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको काइनेमेटिक्स से लेकर सिखाया जाने की कोशिश की गई है। तो जो ग्राफ स्ट्रेट था वो ग्राफ थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा इस तरीके से, जो ये शो करेगा कि जो
जो आपका dq बाई dt थोड़ा कम हो रहा है तो dt बाई dx भी कम हो जाएगा। यहाँ पे स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो रही है, तो इस तरीके से इस ग्राफ में ये चेंज आएगा। तो कभी ये पूछा सकता है ये लैग कंडक्टर का ग्राफ होगा और ये डेफिनेटली अनलैग्ड होगा, इसमें dq बाई dt कांस्टेंट नहीं रहेगा तो dt बाई dx भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। समझ लीजिए, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे और हीट फ्लो को हम लोग कंपेयर करेंगे करंट फ्लो से, कंपैरिजन बिटवीन हीट फ्लो एंड करंट फ्लो, क्योंकि हीट फ्लो होती है कहां से कहां, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और करंट फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो दोनों में एनालॉजी है, दोनों में सिमिलरिटी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आज के हीट ट्रांसफर डिस्कशन में खाली थ्योरेटिकल डिस्कशन है हमारे लिए, इसमें अभी न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी आज जो है कैलोरीमेट्री के बचे हुए पार्ट आप प्रैक्टिस के लिए आपको एक्सरसाइज 1 कर लिया, अब एक्सरसाइज 2 पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब हम हीट ट्रांसफर की कर लेंगे उसमें कंडक्शन में सारी बातें हो जाएंगी, तो फिर आप कंडक्शन मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो है उसको पहले बात है कंपैरिजन करेंगे करंट फ्लो और हीट फ्लो को, और उसके बाद जब करंट फ्लो की बात आएगी तो उसमें जो भी उससे रिलेटेड बातें हैं वो सब की जाएंगी। नोट कर लीजिए। थैंक यू।